बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो इस वक्त बड़ी खबर है वो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या खबर है मैं उसके हवाले से आपके पास डिटेल्स लेके आया हूं। नंबर 1, बल्ले वाला तमाशा बैरिस्टर अली जफर ने टेक्निकली खत्म कर दिया। अब बेशक जो मर्जी करते रहे, खेल उनके हाथ से निकल गया है। नंबर 1 ये कहा गया कि आपने जो इलेक्शंस करवाए हैं उनका रिकॉर्ड दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो रिकॉर्ड सारे का सारा उनके सामने रख दिया है। अब उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस बुनियाद के ऊपर फैसला किया, बैरिस्टर अली जफर ने उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करते हुए जो उसकी वजूहात बयान की हैं वो बहुत ही अजीब है। कैसे? उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को तो दुरुस्त करार दिया, लेकिन यह कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती गलत हुई है, यानी जो न्याजुल्लाह न्याजी हैं उनकी तैनाती गलत हुई है, और उनकी तैनाती दुरुस्त ना होने की वजह से हम इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते। अब इस सारी सूरत हाल में काजी साहब भी थे, तो काजी साहब ने कहा कि देखें ये कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, तो अगर एक सियासी जमात एक कागज से टुकड़ा पेश कर दे, दूसरी दूसरा टुकड़ा पेश कर दे, तो ये फैसला कौन करेगा कि इलेक्शन ठीक हुए कि नहीं हुए? तो अली जफर ने सिंपल एक वर्ड बोला, सिविल कोर्ट। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट कहेगी कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, मेरा नहीं। आप किधर से बात कर रहे हैं? जिस पे अली जफर साहब ने कहा कि रुक जाएं, मैं कानून से हवाला आपको देता हूं, कानून पढ़ के हवाला देता हूं। जब ये सारी बातें हुई तो फिर वो जो दरखास्त गुजार हैं, शिकायत कुनिंदा हैं, 14 उनके हवाले। काजी साहब ने कहा कि 14 दरखास्त गुजार हैं, उनको इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने दिया गया? तो अली जफर ने फिर कहा कि अगर किसी को इतराज है तो वो सिविल कोर्ट चला जाए। तो उन्होंने कहा, फिर एक बड़ा जुमला दिलचस्प इस्तेमाल किया कि कोई पटवारी इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला नहीं कर सकता कि उसे इख्तियार क्योंकि उसे इख्तियार नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें हुई कि उसके ऊपर अकबर एस बाबर के हवाले से उन्होंने कहा कि अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरा बयान यही है और मुझे हिदायत यही मिली है, जिस पे चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आपको हिदायत कौन दे रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे पार्टी सरबराह हिदायत दे रहे हैं। तो फिर काजी फायज ईसा साहब ने ताने की सूरत में कहा कि वो जिन्होंने खुद 2 साल पहले पार्टी ज्वाइन की है, मुझे ये बताइए कि क्या जज साहब का इस बात से कोई कंसर्न है कि पार्टी का सरबराह कौन है और किसको बनाया गया? फिर काजी साहब जो हैं एक मौके के ऊपर अदालत से ये पूछते हुए दिखाई दिए कि क्या पार्टी चेयरमैन बनना जो है वो जो हामिद खान है उनका ज्यादा हक था या बैरिस्टर गौहर का था? अब मुझे ये बताइए, ये क्या काजी फायज ईसा को फैसला करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन है? फिर उन्होंने कहा कि हम कैसे मान लें कि जनाब वो इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को नामजद किया? अब ये कोई बातें हैं, अदालत का कोई नुक्ता है? मैंने कहा कि इसके ऊपर काजी साहब यूं करें कि अडयाला जेल से इमरान खान को बुला लें और इस तरह से उनका फैसला जो है वो हो जाएगा कि किसने किसको नामजद किया। और अगर मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात उसमें बता देता हूं कि जब इलेक्शंस हुए थे तो इमरान खान ने हामिद खान को कहा था कि आप पार्टी चेयरमैन बन जाए। हामिद खान ने कहा नहीं, आप किसी और को, मैं वैसे। तो ये मसला है ही नहीं है जो अदालत जिन नुक्तों के ऊपर, और यही बातें सारे कर रहे हैं कि इवन इलेक्शन को लेके जो दरखास्त गुजारों ने निकात नहीं उठाए, इवन इलेक्शन कमीशन ने जो बातें अपनी अपील में नहीं की, काजी फायज ईसा साहब उन मामलात के अंदर फंसे हुए हैं कि अब फिर अदालत ने कल इलेक्शन कमीशन से पूछा था कि आप ये बताइए क्या बाकी जमातों के इलेक्शंस को लेके क्या मामला है और क्या उनके भी अनअपोज्ड हुए हैं? तो उसके ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उनको बताया है कि जी उनके इलेक्शंस के ऊपर किसी किस्म के एतराजात नहीं आए थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आज ही इन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर जुर्माना किया और उनको इलेक्शन और इंतखाबी निशान दिया है। तो काजी साहब ने कहा नहीं लगता, वो तो चले और है, आपका जो है वो एक पुराना मामला है, तो तहरीक इंसाफ का इस सारी चीज को। अब इस हवाले से बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो कागजात नामजदगी भी दिखाए, तो अब वो कहते हैं जी आपने ये पैनल क्यों बनाया, आपने इलेक्शन इस तरह से क्यों की? अब ये सारा मामला चलता रहा और इस दौरान कि क्या बैरिस्टर गौहर की नामजदगी है, ये सारी वो बातें थी जो मेरे ख्याल है अदालत को इस सारी चीज से आगे करने की बजाय इस किस्म के सवालात किए जा रहे थे, जो लग रहा था कि शायद वो जिच करने के हवाले से जो चीजें हैं वो चलती हुई।
फिर यह सवाल था कि देखिए लोग बिला मुकाबला क्यों मुंतखब हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के इलेक्शंस का जब उन्होंने हवाला दिया तो फिर काजी साहब ने क्या कहा, काजी साहब कहने लगे जी बड़ी बड़ी हस्तियां तो बिला मुकाबला आ जाती हैं, लेकिन आपके तो छोटे से छोटा ओहदेदार भी बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये कहना कि बड़ी बड़ी हस्तियां आ जाती हैं, ये मुस्लिम लीग नून के लिए अदालत से उनको बड़ी हस्तियां करार दिया जाना, बिलखुसूस मरियम नवाज को, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अच्छा, फिर बिला मुकाबला के ऊपर उन्होंने कहा कि आपको वोट ना पड़ते तो आप भी सेनेटर ना बनते, जिस पे अली जफर ने कहा मैं बिला मुकाबला ही मुंतखब हुआ हूं, जिस पे फिर काजी साहब ने ओह मैं माजरत करता हूं। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर चल रही थी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने एक और ऑफर अदालत को की, जिसके बाद मेरे ख्याल ये तमाशा अब खत्म हो गया। उन्होंने कहा भाई हमें बल्ले का निशान भी ना दें, आप मेहरबानी करें हमें कोई इंतखाबी निशान दे दें, हम चाहते हैं कि मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के लोगों के पास एक निशान हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज्यादती ये हुई है कि हमारे पास जो लिस्ट है मखसूस सीटों की वो भी हमारी जमा नहीं हुई, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि नहीं आप वो जमा करा दें। तो उन्होंने कहा हम जमा कैसे करवा दें, वो नहीं मानेंगे। तो उस चीज को अदालत ने कहा कि नहीं वो आप बाद में चैलेंज कर दीजिएगा। अच्छा खैर, ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर चलती रहीं और वहां पे अदालत के अंदर फिर एक शदीद किस्म की एक लड़ाई हुई और वो लड़ाई जो है नियाजुल्लाह नियाजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके दरमियान और काजी फायज ईसा साहब के दरमियान बराह रास्त हुई। और लड़ाई इस कदर थी कि काजी फायज ईसा साहब को और बेंच को उठ के अदालत में से जाना पड़ा और उनको ब्रेक लगानी पड़ी। आज अगर देखा जाए तो अमली तौर पे अकेले जो बैरिस्टर अली जफर हैं उन्होंने इस मामले को, इस बाजी को पलटा है। तो जब सारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि देखिए ये टीवी के ऊपर बराह रास्त नशर हुआ। उन्होंने कहा कि हम पार्टी में पुराने लोग हैं, मैं 2009 से हूं। फिर उन्होंने काजी फायज ईसा के ऊपर संगीन इल्जाम लगाया तहरीक इंसाफ को लेके। उन्होंने नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा कि आपने मेरे बेटे के लाइसेंस इंटरव्यू में भी पीटीआई के मुतालिक सवालात पूछे थे, आप मेरी तस्दील कर रहे हैं, अगर ऐसे करना है तो फिर हम उठकर चले जाते हैं। जब ये सारी बात हुई तो उस दौरान फिर काजी फायज ईसा साहब को ये समझ नहीं आई कि क्या करना है। तो काजी फायज ईसा साहब ने अली जफर को मुखातिब किया और कहा कि क्या हम नोटिस जारी करें, यानी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, जिसके ऊपर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आई अपोलोजाइज, यानी मैं माजरत चाहता हूं। और उन्होंने जरा नियाजुल्लाह नियाजी साहब को ठंडा किया और नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं जब वो पीछे हुए तो फिर काजी साहब ने कहा कि ये नशरियात जो हैं वो बराह रास्त चल रही हैं और नियाजुल्लाह नियाजी का बेटा तो कभी भी मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आया ही नहीं है। अब ये भी एक बड़ा अहम मामला है कि आप अगर वो इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं कि पीटीआई के हवाले से कि उनका बेटा आपके पास आया था और आपने उनसे तहरीक इंसाफ के मुतालिक सवाल किए थे, तो तहरीक इंसाफ के मुतालिक सवालात क्यों किए थे, ये बड़ा अहम है। और ये वो मामला था जिसके ऊपर अदालत जो है वो उठ के चली गई और इवन तौहीन अदालत का कहना पड़ा। तो ये एक बड़ा ही उस किस्म का मामला है। लेकिन एक और बड़ा हैरानकुन मामला हुआ जो अदालत ने आज ये कहा। उन्होंने कहा कि हम उमूमी तौर पे, अली जफर को मुखातिब करके चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हम उमूमी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम दयानतदारी के साथ फौज का लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं करते। मुबैना तौर पे आज फौज की मुदाखलत नजर नहीं आ रही, यानी काजी फायज ईसा साहब ने जब ये कहा कि आज फौज की मुदाखलत नजर नहीं आ रही, आप ये इल्जाम लगा सकते हैं कि फौज मुदाखलत कर रही है। आपकी दरखास्त पर 12 दिनों में इंतखाबात की तारीख दी गई, आपकी जमात खुश थी, सब खुश थे। आज पाकिस्तान में अदालतों तक रसाई हासिल है, ऐसी बात नहीं है कोई दरखास्त दायर नहीं कर सकता। तो काजी साहब ने ये कहा, आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है, एस्टैब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डालेगी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज किसी किस्म की फौज की जो मुदाखलत है वो नजर नहीं आ रही। और फिर जब उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ वालों ने कि मौजूदा हालात हमारे लिए साजगार नहीं है, तो काजी साहब ने कहा कि ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती कि आपके लिए हालात साजगार नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि ये सारी बातें करने के बाद जो हालात साजगार वाली है, उस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ है, मेरे ख्याल से आज वो सारी बातों का जवाब मिल गया। इस दौरान अभी समाअत चल रही थी तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बैरिस्टर गौहर कुछ बताना चाहते हैं, उनके घर के ऊपर हमला हुआ है। जिसके बाद बैरिस्टर गौहर जो हैं वो आए क्या कहते हैं कि रोस्टम के ऊपर, और उन्होंने कहा कि मेरे घर के ऊपर नामालूम अफराद ने हमला किया है, मेरी फैमिली पे तशद्दुद किया गया, 4 डाले आए,
कंप्यूटर और जो दस्तावेजात हैं वो लेकर चले गए हैं। मेरे भतीजे को मारा गया है, मेरे बेटे को मारा गया, और अभी खबर ये आई है कि अब ये चलती अदालत के अंदर ये सब कुछ किया। और काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो उस दौरान खामोश एक लम्हे के लिए हो गए, वो एक हमदर्दी का जुमला भी नहीं कह सके बैरिस्टर गौहर को, और बैरिस्टर गौहर जो है वो फौरी तौर पे वहां से निकले, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा हुआ है इस मामले को जरा देखें। और यूं जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल कमरे से रवाना हो गए और अदालत अगले मामलात के ऊपर चली गई। मुझे ये बताइए कि काजी साहब जो कहते हैं कि आपके लिए हालात साजगार नहीं है, एक सियासी पार्टी का सरबरा भरी अदालत में, खुली अदालत में बता रहा है कि मेरे घर के ऊपर हमला हुआ है, मेरे बच्चे को मारा गया है, मेरी फैमिली को मारा गया है, हमारे डॉक्यूमेंट्स। अदालत ने तो ये भी नहीं कहा कि हमें 15 मिनट में, हमें 20 मिनट में या थोड़ी देर के अंदर जो है रिपोर्ट लेके दें। आपने एक सियासी जमात के सरबराह के ऊपर ये कैसा किया? जाहिर है कि शायद वो तरजीहात या बाकी मामलात बिल्कुल अलग हैं। हाँ, अगर ये मुस्लिम लीग नून होती, पीपल्स पार्टी होती, तो शायद हमारा रद्देमल मुख्तलिफ होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन सूरत हाल थोड़ी यकसर तब्दील है। एक खबर और है और वो लाहौर हाई कोर्ट से है। वहाँ पे चूंकि आज फैसले सुनाए जाने हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी मोनिस सलाही की आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। तो यूं वो 2024 के इंतखाबात से बाहर हो गए हैं, जबकि उनकी वालिदा कैसरा इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो चौधरी परवेज इलाही हैं, उनकी जो अपील है उसके ऊपर फैसला स्टिल अदालत ने महफूज कर रखा है और अदालत ने फैसला अभी नहीं सुनाया, जिसका मतलब यह है कि अब अगर वो हाई कोर्ट से भी उनकी दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं तो इसके बाद वो कहाँ पे जा सकते हैं। ये है वो टेक्निकली उन चीज़ों के ऊपर जहां आपने उनको सिस्टम में से नॉक आउट करना है, क्योंकि आप मुकाबला नहीं कर पा रहे और उनका मुकाबला चूंकि वो बल्ले के निशान के ऊपर हैं और आपने उनको इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के साथ डटे हुए हैं। तो जनाब, ये अब तक की तफसीलात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।